नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षाएं चल रही हैं और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके संबंध में क्लासें हमारी चल रही हैं। तो फरवरी माह की आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें आयोजित हो चुकी हैं। विशेष रूप से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये कक्षाएं उपयोगी रहेगी। साथ में पटवार व अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं उन सब के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स जिन जिन भर्तियों में आ रहा है उन सब के लिए ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे की जो भी कक्षाएं हुई हैं उन सब के जो पीपीटी नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो आपके चैनल में शेयर कर दी गई हैं। तो आप वहां से भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। साथ में क्लास को रेगुलर देखें और अपने हाथ से जितने अधिक शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उतना ही आसान आपके लिए करंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहले है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। बात करें सबसे पहले इसके आयोजन की। इसका जो आयोजन है इसके संबंध में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है वह होता है आपके 1 से 5 फरवरी। 1 से 5 फरवरी 1 से 5 फरवरी 2025 को इसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया जाता है। जोधपुर। अक्सर आप देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं कि आज से पहले भी राजस्थान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है इसका जब भी आयोजन हुआ है ये आयोजन जयपुर के अंदर अधिक बार होते हैं। लेकिन इस बार आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसका जो आयोजन होने जा रहा है, आयोजन जो हुआ है वो आपके जोधपुर के अंदर हुआ है। 1 से 5 फरवरी के अंदर है जो इसका आयोजन हुआ है और जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जो पुरस्कार है उससे संबंधित ये जो समारोह है इसका आयोजन राजस्थान के अंदर 1 से 5 फरवरी को है जो किया गया है। सबसे पहले ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसके संस्करण की कि कौन सा संस्करण था इसका, तो संस्करण इसका है 11वां संस्करण। 11वीं बार है जो इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है। तो इसका संस्करण की अगर बात करें तो इसका जो संस्करण है वो 11वां संस्करण रहा है। बात करें इस प्रोग्राम की, इस फेस्टिवल की, तो इस फेस्टिवल के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर इनकी अगर बात करें तो वो रही हैं सीमा राठौड़। सीमा राठौड़, ध्यान रखेंगे सीमा राठौड़ को क्या किया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात करें इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो आयोजन के भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आयोजनकर्ता, आयोजनकर्ता इसका जो आयोजन है वो आपके किया गया है राजस्थान पर्यटन, राजस्थान पर्यटन एवं राजस्थान पर्यटन एवं मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा, म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये सीधी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इन सब के बारे में किसी भी बात के बारे में आपसे डायरेक्ट है जो प्रश्न किया जा सकता है। हो सकता है आपको इसका आयोजन पूछ ले, हो सकता है कि इसका आपको संस्करण पूछ ले, कुछ भी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। इसका जो आयोजन है वो 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर के अंदर किया जाता है और ये जो संस्करण रहा है इसका 11वां संस्करण रहा है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सीमा राठौड़ है और आयोजनकर्ता राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ में मेहरानगढ़ जो म्यूजियम ट्रस्ट है उनके द्वारा संयुक्त रूप से है जो इस फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है। अगर बात इसकी थीम की कर लें, विषय की कर लें, थीम शॉर्ट में ध्यान रख लो, इसका भी अगर पूछ ले तो थीम पेनोरमा, पेनोरमा
इन राजस्थान सिनेमा, ये इसकी थीम रखी गई थी। पेनोरमा इन राजस्थान सिनेमा इसकी थीम रही है। ये भी शॉर्ट में आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इस फेस्टिवल के अंदर जो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं, जो प्रमुख प्रमुख पुरस्कार हैं, जो हमेशा पूछने की गुंजाइश रहती है कि इन पुरस्कारों के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, तो इन पुरस्कारों का आप बहुत अच्छे से जो ध्यान में रखेंगे। इसमें प्रमुख अवार्ड की बात करें तो एक तो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, एक आपके हैं प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ये दिया गया है करणवीर बोहरा को। करणवीर बोहरा को है जो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है जो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है, इसमें राजस्थानी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, इसका प्रश्न पूछने का चांस रहेगा। तो ये फिल्म रही है प्लॉट नंबर 302। फिल्म का नाम है प्लॉट नंबर 302, राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ है जो फिल्म रही है, ठीक है। इसके बाद में बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इस समारोह के अंदर जो फिल्म निर्माता होता है उसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो पुरस्कार है उसका वो दिया गया है आपके धर्मेंद्र उपाध्याय को। धर्मेंद्र उपाध्याय को दिया गया है और उनकी कौन सी बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया है? म्हारी बींदनी। म्हारी बींदनी उनकी एक प्रसिद्ध फिल्म रही है। हमारे राजस्थानी के अंदर हम जो दुल्हन होती है उसको बींदनी बोलते हैं, तो उसी पर एक फिल्म बनाई गई है म्हारी बींदनी। म्हारी जो बींदनी है उस फिल्म के लिए धर्मेंद्र उपाध्याय को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करें, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। संस्करण और आयोजन, संस्करण 11वां आयोजन 1 से 5 फरवरी 2025 जोधपुर के अंदर, और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन के साथ में जो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है वो अच्छे से ध्यान में रखना। सीमा राठौर क्या रही है इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई इस कार्यक्रम की, इस फेस्टिवल समारोह की। प्रमुख जो पुरस्कार है इसमें विशेष रूप से आप इन दो पुरस्कारों का बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक राजस्थानी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही उसका, और दूसरा जो आपके रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो पुरस्कार है धर्मेंद्र उपाध्याय, ये दोनों बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। के बाद में नेक्स्ट हम बात करें जयपुर साहित्य महोत्सव। जयपुर साहित्य महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और इसका भी आयोजन हाल ही फरवरी महीने के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। तो बहुत अच्छे से आपको इसके संबंध में भी ध्यान में रखना है, हो सकता है इसका भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो बात करें इसके आयोजन के संबंध में, सबसे पहले इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके 30 जनवरी से 3 फरवरी, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को इसका आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया गया है, और इसका आयोजन जयपुर के अंदर होता है। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। बात करें इसके संस्करण की, तो इसका जो संस्करण रहा है, इस जयपुर साहित्य महोत्सव का जो संस्करण रहा है वो आपके 18वां संस्करण था। इस बार 18वां संस्करण आयोजित हुआ। अब नाम से स्पष्ट है, आपको ज्यादा जगह का तो ध्यान में रखना ही नहीं है कि कहाँ इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन जयपुर साहित्य महोत्सव है, तो जयपुर के अंदर ही इसका आयोजन हुआ है। डेट आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को है जो इसका आयोजन किया गया है, और इसका 18वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। इसमें 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार है इस साहित्य महोत्सव के अंदर जो दिए गए हैं, साहित्य से संबंधित ये पुरस्कार हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक तो है कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है, कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आपके दिया गया है बद्री नारायण को, बद्री नारायण को। तो ये एक नाम ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि या तो ऐसे जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर साहित्य जो महोत्सव आयोजित हुआ है इसके अंदर आपके कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये बद्री नारायण को दिया गया है, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। बद्री नारायण, ठीक है। इसके बाद में अगला है 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की अगर बात करें तो ये दिया गया है स्वानंद किरकिरे को। स्वानंद किरकिरे, किरकिरे अगर नाम अच्छे से आप ध्यान में रखना, किरकिरे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि किरकिरी करवा दी, तो यहाँ किरकिरी करवाने का मतलब है इनका नाम है, उपनाम है किरकिरे, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और इनको 8वां श्री द्वारका प्रसाद
अग्रवाल जो पुरस्कार है वो दिया गया है। प्रश्न ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। श्री द्वारका प्रसाद अगर अग्रवाल की बात करें तो पुरस्कार की बात करें तो ये जो गीत होते हैं, गीत लिखने वाले जो गायक होते हैं उस श्रेणी में दिया जाता है और ये गीत लेखन का ही काम करते हैं स्वानंद किरकिरे, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, राजस्थान से संबंधित है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो पुरस्कार महत्वपूर्ण है और इनके संबंध में आपसे प्रश्न है जो किया जा सकता है। जयपुर साहित्य महोत्सव, इसकी तारीख याद रहती है तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है कभी कथन कारण में इसकी तारीख के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए। संस्करण इसका 18वां हुआ है और जयपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और दो महत्वपूर्ण पुरस्कार, एक बद्री नारायण को दिया गया है और दूसरा जो आपका पुरस्कार है ये आपके स्वानंद किरकिरे जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें 68वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, 68वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता छात्रा वर्ग की है। ये जो 19 वर्ग के होते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में, अंडर 19 के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं सीनियर वर्ग के, उनकी ये प्रतियोगिता रही है और ये राजस्थान के अंदर आयोजित हुई है। तो हो सकता है आपसे इसके संबंध में प्रश्न कर लिया जाए। सबसे पहले इसके आयोजन की ही बात करेंगे। आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन एक अक्सर बहुत सारे करंट मिलते हैं मार्कर के कलर से संबंधित, ज्यादा मैं मार्कर के कलर यूज नहीं ले रहा हूं वैसे अभी, ये ग्रीन और पिंक की ज्यादा यूज ले रहा हूं और ये व्हाइट के ऊपर अच्छे से आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये जो भी पट्टियां हैं रेड में है। थोड़ा सा किसी की दिक्कत है तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा के है जो क्लास को देखें, ताकि आपको अच्छे से है जो ये लिखी हुई चीज आपको नजर आएगी। बाकी ज्यादा प्रॉब्लम इनके कलर के अंदर नहीं रहने वाली है। तो आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो 68वीं जो ये राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है इसका आयोजन फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में उदयपुर के अंदर किया गया है। स्थान अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आपसे यही पूछ लें कि सीनियर वर्ग की या अंडर 19 के अंदर 68वीं राष्ट्रीय जो छात्रा वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के अंदर किया गया है और राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका आयोजन हुआ है। तो इस क्रिकेट प्रतियोगिता की अगर बात करें तो इसमें जो विजेता रहा है, विजेता विजेता आपके महाराष्ट्र की टीम रही है। महाराष्ट्र की टीम इस प्रतियोगिता के अंदर, इस राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर है जो विजेता रही है। अगर बात हम लोग राजस्थान की करें तो राजस्थान की जो छात्रा हैं, राजस्थान की जो छात्रा हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान में रखना है। तो बहुत साधारण बात है, केवल आपको जनरली ध्यान में होनी चाहिए। देखो करंट मैंने पहले भी पूर्व की कक्षाओं के अंदर भी आपको बोला है कि करंट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में हर कोई बोर्ड है वो करंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मतलब अनुपात भी फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके 10 प्रश्न ही करंट के आए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 25 आ जाए। इतने इतने प्रश्न अब करंट से आने लग गए हैं और करंट का कोई फिक्स दायरा भी नहीं है, फिक्स ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि भाई आपके ये 20 प्रश्न है तो इन 4 टॉपिक में से कोई जरूरी नहीं है। आपको नजदीकी एक वर्ष की जो घटना है वो बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, उसमें नॉर्मली घटना के बारे में भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है और ज्यादा चर्चित घटना का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह की घटनाएं हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें हरकचंद नाहटा, हरकचंद नाहटा, ये नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राजस्थान से जुड़ा हुआ नाम है, राजस्थान से जुड़ा हुआ नाम है। हरकचंद नाहटा की अगर बात करें तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है और बीकानेर के प्रसिद्ध भामाशाह हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध भामाशाह हैं। हम इनकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, करंट के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है, कि भारत सरकार ने क्या किया है, आपके 2 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने, भारत सरकार ने इनकी स्मृति में या इनकी याद में, इनकी स्मृति में क्या क्या है, एक 25 रुपए का सिक्का इनकी स्मृति में, इनकी स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया है, 25 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, स्मारक
सिक्का जारी किया है ना, स्मारक सिक्का है जो जारी किया है। तो पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से प्रश्न जोड़ के आपसे किया जा सकता है। देखो, हरकचंद नाठा राजस्थान के बीकानेर जिले के प्रसिद्ध भामाशाह रहे हैं। कौन सा जिला है, इनका ध्यान रखना है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले से हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के भामाशाह रहे हैं, प्रसिद्ध भामाशाह रहे हैं। और इनकी स्मृति को ताजा करने के लिए, इनकी स्मृति को और स्थायी बनाने के लिए जो भारत सरकार ने इनके याद में 2 फरवरी 2025 को एक 25 रुपए का स्मृति जो सिक्का है वो जारी किया है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, कभी भी ये प्रश्न आपसे किया जा सकता है। अगला टॉपिक है पैरा एशिया कप। पैरा एशिया कप, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और यहाँ बात एशिया कप की हो रही है। तो एशिया कप के अंदर अगर राजस्थान का कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हो, चाहे नेशनल स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर अगर राजस्थान का खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है तो उसके संबंध में आपसे प्रश्न है जो किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पैरा एशिया कप की अगर बात करें, पैरा एशिया कप, सबसे पहले इसका आयोजन, इसके आयोजन की तारीख आपको ध्यान रखनी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्तर की बात हो गई है, लेकिन आपको केवल और केवल कहाँ आयोजन हुआ है थोड़ी सी भूमिका अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी राजस्थान का इसमें क्या प्रदर्शन रहा है या राजस्थान की ओर से किस खिलाड़ी ने है जो इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है फरवरी 2025 में, फरवरी 25 में थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। पैरा एशिया कप है, पैरा एशिया कप का आयोजन आपके फरवरी 2025 में थाईलैंड के अंदर किया जाता है। अब हम क्यों ध्यान में रख रहे हैं ये बात इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने, राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के अंदर है जो राजस्थान का ही नहीं देश का नाम ऊंचा किया है पदक दिलाकर, और दोनों ही राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज रहे हैं, दोनों ही राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज रहे हैं। एक है आपके धन्नाराम गोदारा, धन्नाराम गोदारा, नाम सुना होगा आपने पहले, पैरा खिलाड़ी है, राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। एक इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक है आपके श्याम सुंदर स्वामी, दूसरे हैं श्याम सुंदर स्वामी। दोनों के नाम तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। दोनों राजस्थान के हैं और दोनों ही तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, दोनों ही बीकानेर जिले से हैं, बीकानेर जिले से। तो जिले का अच्छे से नाम ध्यान में रखेंगे, हो सकता है जिले से पूछ ले। और अगर दोनों के इवेंट की बात करें तो दोनों तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के पैरा खिलाड़ी हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पैरा एशिया कप के अंदर, इस पैरा एशिया कप के अंदर इन दोनों ने ही राजस्थान को है जो स्वर्ण पदक दिलाया है। दोनों ने क्या दिलाया है, राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया है, दोनों ने है जो स्वर्ण पदक जीता है। धन्नाराम गोदारा की अगर बात करें तो इन्होंने टीम इवेंट के अंदर, इन्होंने टीम इवेंट के अंदर है जो क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने मिक्स के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने मिक्स के अंदर भी जीता है और व्यक्तिगत में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो एक से अधिक पदक है जो श्याम सुंदर स्वामी ने जीते हैं। इसके अलावा धन्नाराम गोदारा की अगर बात करें, धन्नाराम गोदारा की अगर बात करें तो इन्होंने भी टीम इवेंट के अंदर है जो भारतीय टीम के साथ मिलकर इस पैरा एशिया कप में है जो स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोनों के नाम कभी भी खेल के साथ में जोड़कर चाहे इनका खेल पूछा जा सकता है या ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, या फरवरी 2025 के अंदर जो पैरा एशिया कप थाईलैंड में आयोजित हुआ है उसमें इनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस संबंध में भी है जो आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अगर बात करें इस इवेंट में जो कोच रहे हैं, आपके जो कोच रहे हैं इस टूर्नामेंट में इनके साथ, इनका नाम है अनिल जोशी। अगर नाम ध्यान में रखना है ये भी साथ में रख लेना, अनिल जोशी इनका नाम है, अनिल जोशी, ये आपके कोच रहे हैं इनके। और ये भी बीकानेर जिले से ही संबंधित है, ये भी आपके बीकानेर जिले से ही संबंधित है। बात करें इनकी, ये भी कहाँ से संबंधित है, बीकानेर जिले से संबंधित है, बीकानेर जिले से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पैरा एशिया कप आयोजन की तारीख कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन ये जरूरी है कि राजस्थान के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन इस टूर्नामेंट के अंदर रहा है। तो राजस्थान के दो खिलाड़ी, ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं,
दोनों नाम घूम से आपके नेशनल का कोई इवेंट होगा तब भी ये नाम आपके आगे आएंगे तीरंदाजी के मामले में, या कोई इंटरनेशनल इवेंट होगा और पैरा इवेंट विशेष रूप से, तो उस पैरा, क्योंकि दोनों ही पैरा खिलाड़ी है, तो उसमें भी ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। धन्नाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी, इन दोनों ने है जो, एक ने टीम इवेंट के अंदर, एक ने मिक्स और व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान और देश का नाम ऊंचा किया है। ठीक है, इसके बाद है नेशनल विंटर आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप। विंटर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कोई बात सर्दियों की हो रही है, और आइस का मतलब होता है बर्फ। सर्दियों के अंदर या शीतकालीन जो ये स्टॉक्स प्रतियोगिता जो चैंपियनशिप आयोजित हुई है, ये अब भारत की जब भी हम कल्पना करेंगे तो भारत के अंदर कहाँ आयोजित हो सकती है। भारत के अंदर शीतकालीन के अंदर जो उत्तरी भारत है वो विशेष रूप से आइस से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो उधर ही इसका आयोजन हुआ है। बात करें इसके आयोजन की, आयोजन तो इसका भी आयोजन फरवरी माह के अंदर ही हुआ है। फरवरी 2025 में, फरवरी 25 में इसका आयोजन गुलमर्ग के अंदर किया गया है। गुलमर्ग बहुत अच्छा स्थान है गुलमर्ग, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहां पर ये गुलमर्ग स्थान स्थित है, और वहां पर इस नेशनल विंटर आइस स्टॉक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब ये क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि राजस्थान इसमें चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि देश की प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी, देश की प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है जिनका नाम है रितिका सिंह। ध्यान में रखेंगे आप लोग, जिनका नाम है रितिका सिंह। प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की प्रथम, राजस्थान की नहीं, देश की प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है जिनका नाम रितिका सिंह है, जो राजस्थान के टोंक जिले से, जो राजस्थान के टोंक जिले से हैं। ये बात आप एक बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर, इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर तो ये नेशनल विंटर आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप हुई है, इस प्रतियोगिता में एक तो आपने जीता है स्वर्ण, एक स्वर्ण जीता है, साथ में एक रजत जीता है, और दो है जो आपके कांस्य पदक जीते, दो कांस्य पदक जीते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेशनल जो विंटर आइस टूर्नामेंट है ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की प्रथम है, राजस्थान ही नहीं, देश की प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है, देश की प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। ध्यान रखेंगे आप, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है रितिका सिंह, जो राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित है, राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित है, और इन्होंने ही इस टूर्नामेंट के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 4 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक है, एक रजत है, और 2 आपके कांस्य पदक है। तो ये नाम भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता, राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता। ध्यान में रखना है, लैक्रोज खेल के बारे में आप लोग कितने परिचित नहीं है, तो ये भी जो खेल है ये एक प्रकार का आप मान सकते हैं सामान्य तो हॉकी के जैसा ही खेल है। इसमें भी एक लकड़ी होती है, और बोल सकते हैं स्टॉक की जैसी एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के माध्यम से गेंद को है जो विरोधी टीम जो होती है, इसमें भी एक टीम के अंदर लगभग 10 खिलाड़ी होते हैं, तो विरोधी जो टीम होती है उसके पाले के अंदर उस गेंद को पहुंचाने का है जो प्रयास किया जाता है। और लैक्रोज जो खेल है इसमें राजस्थान का प्रदर्शन लगातार बहुत अच्छा रहा है। ये जो राष्ट्रीय जो लैक्रोज प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय जो लैक्रोज प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हाल ही के अंदर फरवरी में किया गया है, और राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया है, राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया है। तो सबसे पहले आयोजन ध्यान में रखेंगे, इसका आयोजन भी फरवरी 25 में हुआ है, फरवरी 25 में राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर, राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है जो इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। अब बात हम राजस्थान की ही करेंगे कि राजस्थान का इसके अंदर प्रदर्शन कैसा रहा है, राजस्थान का कैसा प्रदर्शन इस राष्ट्रीय लैक्रोस जो प्रतियोगिता हुई है इसके अंदर कैसा रहा है। तो राजस्थान की दोनों वर्ग की टीमें थी, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, दोनों वर्ग की टीमों ने इसमें भाग लिया है। तो दोनों वर्ग की टीमों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें एक तो पुरुष वर्ग की टीम और दूसरी आपके महिला वर्ग की टीम, दोनों ही टीमों ने है जो इस टूर्नामेंट के अंदर भाग किया है, और पुरुष और महिला दोनों वर्ग की टीमें क्या बनी है, इसमें विजेता बनी है। दोनों ही टीमें क्या बनी, इसमें विजेता बनी है। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछ लें, राष्ट्रीय जो लैक्रोस प्रतियोगिता हाल ही फरवरी 2025 में उदयपुर के अंदर आयोजित हुई है,
इसमें राजस्थान की पुरुष वर्ग ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है या कौन सा पदक जीता है। पहले स्थान पर जो रहता है वो विजेता होता है और वही स्वर्ण पदक आप मान सकते हैं, उन्होंने है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, राजस्थान की टीम का क्या प्रदर्शन रहा है। और राजस्थान की जो महिला टीम है, राजस्थान की ये जो महिला टीम है, इस महिला टीम की जो कप्तान रही है वो रही है आपके सुनीता मीणा। सुनीता मीणा है जो राजस्थान की महिला टीम की कप्तान है, पूछा जा सकता है। सुनीता मीणा है जो राजस्थान की महिला टीम की कप्तान इस लैक्रोस टूर्नामेंट के अंदर रही है, ये भी आपको बहुत अच्छे से है जो ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो सब जूनियर वर्ग के अंदर, ये तो सीनियर वर्ग की बातें हो रही हैं, और सीनियर वर्ग के अंदर राजस्थान के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने है जो क्या जीता है, यहाँ पर विजेता रही है। और दोनों ही टीमों ने हरियाणा की टीम को हराया है। कौन सी टीम को हराया है? हरियाणा की टीम को हराकर ये टूर्नामेंट है राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता। और इसके साथ में अगर बात करें सब जूनियर जो टीम है उसने इस टूर्नामेंट के अंदर आपके उप विजेता रही हैं। सब जूनियर वर्ग के अंदर राजस्थान सब जो जूनियर वर्ग है उसमें भी क्या रहा है, उप विजेता रहा है। ये भी नॉर्मली आप ध्यान रख लेना, हो सकता है अगर प्रश्न पूछ रहे तो सामान्य चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय लैक्रोस एकेडमी भी बढ़ने जा रही है राजस्थान के उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उदयपुर के अंदर ही इसका आयोजन किया जाता है और फरवरी के अंदर इसका आयोजन होता है। पुरुष और महिला दोनों ही टीमें इसमें राजस्थान की विजेता रहती हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें 71वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 71वीं सीनियर नाम से स्पष्ट है कि कौन से संस्करण है इसका, इसका संस्करण 71वां है। 71वां सीनियर वर्ग की ये महिला कबड्डी प्रतियोगिता है, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन है, और इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो करनाल हरियाणा के अंदर किया गया है। इसका आयोजन करनाल हरियाणा में है जो इसका आयोजन किया गया है। ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान का क्या प्रदर्शन इसके अंदर रहा है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हम राजस्थान के ही करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में है जो कांस्य पदक जीता है। राजस्थान की जो महिलाओं ने इसमें कांस्य पदक जीता है, मतलब तीसरे स्थान पर राजस्थान की कबड्डी महिला जो कबड्डी टीम है हो रही है। तो इतनी बात आपको इसके संबंध में ध्यान रखनी है। 71वीं सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता है का आयोजन हरियाणा के अंदर किया जाता है और राजस्थान का प्रदर्शन कांस्य पदक के साथ में समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका आयोजन पैरा खेल है, पैरा से संबंधित है। पैरा मतलब जो विकलांग वगैरह खिलाड़ी होते हैं या किसी शरीर का एक जो उनका पार्ट होता है वो काम नहीं करता है, अपंग होते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए है जो पैरा आयोजन किया जाता है। और 23वीं जो नेशनल है राष्ट्रीय स्तर की पैरा जो एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन आपके चेन्नई में किया गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है इसका जो आयोजन है ये चेन्नई के अंदर किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है जो इसका आयोजन होता है। नेशनल स्तर पर भी ध्यान रख सकते हैं आप कि ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। बात अगर राजस्थान की करें कि राजस्थान का क्या क्या स्थिति रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो वो बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 22 पदक जीते हैं। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल है जो 22 पदक जीते हैं। इन 22 पदक में 5 तो आपके स्वर्ण जीते हैं, 5 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं, 9 रजत जीते हैं, और इसके अलावा 8 आपके कांस्य पदक जीते हैं। 8 आपके कांस्य पदक राजस्थान की टीम ने, मतलब राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस नेशनल जो 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है इसमें कुल 22 पदक जीते हैं। इन 22 पदक के अंदर 5 तो स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 8 आपके कांस्य पदक है। किस किस ने स्वर्ण पदक जीते हैं, अगर खिलाड़ियों के नाम अगर आपको ध्यान में रहते हैं तो आप जरूर रखना। 5 जो स्वर्ण पदक राजस्थान के आए हैं, एक नंबर पे आप लोग ध्यान में रखेंगे खुशबू गिल महिला खिलाड़ी हैं और इन्होंने है जो शॉर्ट पुट के अंदर
जीता है। अगर इनकी खेल की बात करें तो शॉर्ट पुट के अंदर है जो इन्होंने जीता है, शॉर्ट पुट के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। खुशबू गिल, इनकी कैटेगरी अगर बात करें तो इनकी कैटेगरी F20 है, F20 कैटेगरी है। शॉर्ट पुट में भी F जो 20 कैटेगरी है, इसके अंदर खुशबू गिल ने है जो क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक है सीमा गुर्जर, 2 नंबर पे ध्यान रख लेना, सीमा गुर्जर, सीमा गुर्जर, इन्होंने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ के अंदर, 100 मीटर दौड़ के अंदर इन्होंने जीता है, 100 मीटर दौड़ के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। और इनकी कैटेगरी रही है आपके T44, T44 मतलब T44 इनकी कैटेगरी रही है। ध्यान रखेंगे 100 मीटर दौड़ के अंदर सीमा गुर्जर है, इन्होंने आपके क्या जीता है, पदक जीता। और इनके साथ में ही 100 मीटर दौड़ के अंदर सौभाग्यश्री, तो भाग्य, इन्होंने भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और कैटेगरी वही है, कैटेगरी 100 मीटर की है, 100 मीटर दौड़ के अंदर। और लेकिन ये जो पीछे कैटेगरी है T42, ये जो इनके कौन सा पार्ट जो है, जो अपंग है, उस पार्ट के आधार पर इनको भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सीमा जो गुर्जर है ये T44 में और ये T42 में है, लेकिन इन दोनों का इवेंट एक ही है। T44 इनकी जो पैरा के अंदर जो कैटेगरी है वो अलग है और काम इनका एक ही है, 100 मीटर दौड़। 100 मीटर दौड़ में दोनों के अलग अलग कैटेगरी में है जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक खिलाड़ी है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर, इन्होंने है जो शॉर्ट पुट के अंदर जीता है, शॉर्ट पुट लगभग T40 इनकी कैटेगरी है और इसके अंदर इन्होंने शॉर्ट पुट में है जो स्वर्ण पदक जीता है। और एक जो आपके रहे हैं राजेश यादव, राजेश यादव, राजेश यादव, राजेश यादव, इन्होंने भी आपके 1500 मीटर दौड़ के अंदर, 1500 मीटर दौड़ के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। तो पांचों के नाम अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। 5 स्वर्ण पदक राजस्थान ने इस टूर्नामेंट में जीते हैं। चेन्नई के अंदर ये 23वीं पैरा नेशनल जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसमें राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं, सीधा ये पूछा जा सकता है। तो 22 पदक जीते हैं और इनमें से 5 स्वर्ण है, 9 रजत है और 8 कांस्य। स्वर्ण खुशबू गिल, सीमा गुर्जर, सौभाग्यश्री, मनमोहन सिंह और राजेश यादव है जो इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे है राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ का सम्मेलन, 40 बोलते हैं इसको शॉर्ट में। राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ का ये जो सम्मेलन 40 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, सबसे पहले ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया जाता है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ पर है जो इस राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ का आयोजन फरवरी माह के अंदर होता है। और अगर इसके उद्घाटन की बात करें, तो उद्घाटन की बात करें तो इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो किया जाता है आपके जगदीप धनखड़ द्वारा। जगदीप धनखड़ उस समय के राजस्थान के उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा। वर्तमान के अंदर इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से है जो इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने जो उपराष्ट्रपति पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। तो पूर्व में उस समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राजस्थान के अंदर ये राजस्थान व्यापार एवं जो उद्योग महासंघ का सम्मेलन 40 आयोजित हुआ है, इसका उद्घाटन किया था। अगर बात करें इसकी थीम, तो इसकी जो थीम है वो है राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की भूमिका। राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की भूमिका, ये इसकी थीम रखी गई थी। थीम मतलब विषय। इस जो सम्मेलन है इसका जो विषय रखा गया है वो रखा गया था राष्ट्र निर्माण में उद्यमियों की क्या भूमिका रही है, वो इसका विषय रखा गया है। मतलब जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनकी राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, वो इसका विषय जो थीम रखा गया है। और इसका उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन जयपुर के अंदर फोर्टी का हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार। दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार, ये ध्यान में रखना है। हाँ, दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार बात करेंगे इसकी। सबसे पहले ये किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। दीपचंद जैन अगर साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये एक साहित्य के क्षेत्र में असाधारण जो सेवा करने के लिए या असाधारण जो योगदान होता है उसके लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी, कौन से क्षेत्र के अंदर, वैसे नाम से स्पष्ट है दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार है, तो साहित्य है तो इसका जो क्षेत्र रहेगा कौन से क्षेत्र के अंदर प्रदान किया जाएगा, तो इसका क्षेत्र आपके साहित्य का क्षेत्र रहेगा। और साहित्य के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हाल ही के अंदर ये जो दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार है ये राजस्थान के अंदर किसे दिया गए हैं, तो ये जो किसे प्रदान किए गए हैं ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इस सम्मान से राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को ये पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है और हाल ही के अंदर फरवरी 2025 में ये पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। और चंद्र प्रकाश देवल की अगर बात करें ये राजस्थान के उदयपुर जिले से, ये राजस्थान के उदयपुर जिले से है जो संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ में एक और पुरस्कार प्रदान किया गया है जो आपके दिया गया है श्री बांग्ला साहित्य पुरस्कार। श्री बांग्ला साहित्य पुरस्कार, बांग्ला साहित्य पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है कीर्ति शर्मा को। कीर्ति शर्मा को, कीर्ति पुरस्कार कीर्ति शर्मा को दिया गया है। कीर्ति शर्मा को श्री बांग्ला साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो रचना है बात एक रात्रि, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो रचना है बात एक रात्रि, इसके लिए उन्हें ये श्री बांग्ला साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार मुख्य जो पुरस्कार है वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को उदयपुर के हैं उनको दिया गया है। और श्री बांग्ला जो साहित्य पुरस्कार है ये आपके दिया गया है कीर्ति शर्मा को, जिनकी एक रचना है बात एक रात्रि के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ में अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, जिसमें एक है राजस्थान कथा साहित्य पुरस्कार। राजस्थान कथा साहित्य जो पुरस्कार है डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को है जो ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी कथा है आंगनेरी आस, राजस्थानी भाषा के अंदर है आंगनेरी आस। आंगने की क्या उम्मीद है, आंगना हमारे घर के अंदर जो होता है मुख्यतः ढाणी जो बनी होती है गांवों के अंदर, उन ढाणी में जो मुख्य जो आंगन होता है उसको हम मारवाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं, आंगना बोलते हैं। तो उस आंगने की क्या आस है, एक बेहतरीन कथा है और इस कथा के लिए राजस्थान का जो कथा साहित्य पुरस्कार है डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को दिया गया है। ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इन पुरस्कारों के संबंध में एक अनेक प्रश्न है जो आपके किसी न किसी भर्ती के अंदर पूछा भी गया है, करंट अफेयर्स के मामले पर आगे भी पूछा जाएगा। तो ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट करनी है। महत्वपूर्ण अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो एक पुरस्कार का प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से संबंधित 100% आने की गुंजाइश रहती है। साथ में खेल से संबंधित एक प्रश्न आने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये दो बातें तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी, दो क्षेत्र तो कवर किए ही जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख योजनाएं हैं या कोई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो ही है उनके भी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आगे है दादा साहेब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड। दादा साहेब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड की अगर बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है संजय सरदाना को ये पुरस्कार दिया गया है। और संजय जो सरदाना है ये आपके रहे हैं जयपुर जिले से संबंधित हैं। ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है। अगला सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार, और ये दिया गया है डॉक्टर मंगल बादल को ये पुरस्कार
दिए गए हैं। अगला जो पुरस्कार है वो आपके हैं कवि काग पुरस्कार। कवि काग पुरस्कार, और कवि काग पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके दिए गए हैं लक्ष्मण दान कविया को। लक्ष्मण दान कविया को ये पुरस्कार दिए गए हैं। कवि काग पुरस्कार लक्ष्मण दान, जो कविया हैं, कवि हैं, उनको ही ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की हम लोग बात करेंगे, और मोस्टली आपको राजस्थान के संबंध में इसकी बातें अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहले है का आयोजन नेशनल जो सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर है जो इसका आयोजन होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और बात करें अगर इसके विजेता की, बात करें इसके विजेता की, विजेता इस टूर्नामेंट का विजेता, तो राजस्थान का प्रदर्शन इसके अंदर बहुत बेहतरीन रहा है। और राजस्थान का जो पुरुष वर्ग है, राजस्थान का जो पुरुष वर्ग है, ये इसमें विजेता रहा है, ये इसमें विजेता रहा है। और राजस्थान का जो पुरुष वर्ग है वो इसमें सीनियर वर्ग के अंदर, सीनियर वर्ग के अंदर है जो आपके विजेता रहा है। फाइनल के अंदर इन्होंने हरियाणा को हराया है, हरियाणा को हराकर है जो ये टूर्नामेंट का है। एक तो राजस्थान के संबंध में ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, सॉफ्ट हॉकी जो नेशनल चैंपियनशिप है का आयोजन फरीदाबाद के अंदर हो रहा था। फरवरी 2025 के अंदर इसका फरीदाबाद में आयोजन किया गया है। और इसमें जो विजेता रहा है वो राजस्थान की टीम रही है, और राजस्थान के पुरुष वर्ग ने सीनियर वर्ग के अंदर हरियाणा को हराकर है जो ये खिताब जीता है। साथ में जूनियर वर्ग की अगर बात करें, जूनियर वर्ग राजस्थान की अगर बात करें, जूनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में राजस्थान उप विजेता रहा है। और सब जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग, जूनियर से भी नीचा जो वर्ग होता है वो सब जूनियर वर्ग होता है, इसमें राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। तो राजस्थान का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, या हम रजत मान सकते हैं या उप विजेता, उप विजेता राजस्थान को बोल सकते हैं इसके अंदर। और ये जो टूर्नामेंट रहा है सब जूनियर वर्ग, इसमें राजस्थान की टीम है जो विजेता रही है, इन्होंने है जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो बहुत अच्छे से इस टूर्नामेंट का ध्यान में रखना है। राजस्थान का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पुरुष वर्ग जो सीनियर में है, उन्होंने विजेता रहा है, और सब जूनियर वर्ग में भी विजेता रहा है। लेकिन जूनियर वर्ग के अंदर फाइनल में हारकर उप विजेता या रजत पदक है जो अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में एक और बात है, शॉर्ट में आप साथ में नोट कर लेना। एक है आपके सचेत ऐप, फरवरी के अंदर यह भी जारी हुआ है। हो सकता है क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपदा प्रबंधन है, वैसे आपदा प्रबंधन की क्लास के अंदर भी आपको बताया जाएगा, फिर भी सचेत जो ऐप है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो बना हुआ है, उनके द्वारा क्या किया गया है, उनके द्वारा क्या किया गया है कि आपातकालीन जो स्थिति है, आपातकालीन स्थिति में आपदाओं की जानकारी के लिए आपातकालीन जो अलर्ट होता है, आपातकालीन जो अलर्ट होता है, इस आपातकालीन अलर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, सचेत ऐप है। जिसका नाम क्या है, सचेत का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हम बात करते हैं तो सचेत का मतलब क्या होता है, सचेत मतलब किसी चीज से पहले हमने सावधान होने की बात होती है। तो इस सचेत ऐप का भी अर्थ ये है कि आप सावधान हो जाइए। आपको कोई भी ऐसी कोई आपातकालीन घटना घटित होने वाली है तो उससे पहले है जो ये ऐप आपको अलर्ट मैसेज करेगा कि कोई आपातकालीन घटना है जो हो सकती है, इसके लिए आप पहले भी सावधान रहें, सचेत रहें, किसी प्रकार की अनहोनी से बचे। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये फरवरी माह का करंट अफेयर्स जो राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी वो सारी आपके सामने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्च 2025 जो करंट अफेयर्स हैं उसके संबंध में। धन्यवाद।